यस्तन्मयाद हृदय संवदन क्रमेण द्राक्षित्र शक्ति गण भूमि विभाग भागी हर्षोल्लसत्पर विकार जुषः करोति वंदे तमाम तमहमिंदुकलावतंसम्। तो कल हमने 14 चैप्टर चतुर्दश अध्याय का प्रारंभ किया। अब देखिए 3 अध्याय हैं यहाँ, 14वां, 15वां और 16वां, 14, 15 एंड 16। इन सब का एक ही विषय है। इनका विषय है भाषा। और भाषा में यानी वाचिक अभिनय क्या होगा। वाचिक अभिनय में बोला क्या जाएगा, वो हम 17वें अध्याय में कैसे बोला जाएगा, ये 17वें अध्याय में हमें जानने को मिलेगा। कैसे बोला जाएगा अर्थात पाठ्य की संरचना और पाठ्य को आगे देना या फेंकना, प्रेक्षक तक पहुंचाना, ये कैसे होगा। द टेक्निक ऑफ रेंडरिंग एंड मेकिंग द डायलॉग रीच द ऑडियंस, ये 17वें अध्याय में। लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जो भाषा होगी उस भाषा में छंद क्या होगा, मीटर क्या होगा, ये बेसिकली इन 3 अध्यायों में बताया गया है। इसमें हम कोई अधिक गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सीधा साधा एक विवरण है कि मालिनी छंद ऐसा होता है और निबद्ध पद ऐसा होता है, अनिबद्ध पद ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पढ़कर बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। तो देखिए, वाग अभिनय का प्राधान्य भी माना गया है। वो ये कहते हैं, सबसे शुरू में ही कहते हैं 14वें अध्याय में कि वाग अभिनय जो है उसकी प्रधानता है। अब आप कहेंगे यहाँ कि वाग अभिनय का प्राधान्य जब आप कह रहे हैं तो आपने इस प्रधानता को सबसे पहले क्यों नहीं लिया। एक उद्देश्य क्रम होता है ना कि हमें ये करना है, ये हम इनंशिएट कर रहे हैं, तो उस इनंशिएशन में तो अब आप इतनी बाद में कह रहे हैं। वहाँ तो सबसे पहले आपने नृत्य कह दिया, आंगिक अभिनय से आपने प्रारंभ किया। और अपनी व्याख्या में भी मैं बार बार कह चुका हूँ दैट द ओरिजिन ऑफ थिएटर इज़ डांस नॉट स्पीच। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, विरोधाभास हो गया ना। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है कि आप इसकी प्रधानता अब बताने लगे हैं। तो प्रधानता है या नहीं है, इसके बारे में ज़रा हम ये श्लोक देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रधानता से क्या मतलब है। यो वाग अभिनय प्रोक्तो मया पूर्व द्विजोत्तमः, मया पूर्वम द्विजोत्तमः लक्षणम तस्य वक्ष्यामि स्वर व्यंजन संभवम। कि मैं पहले कह चुका हूँ कि एक वाचिक अभिनय होता है। जब 4 प्रकार के अभिनय उन्होंने बताए अभिनय के अध्याय में कि आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य होते हैं, तो ये मैं कह चुका हूँ। वाची यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्य इयं तनुः स्मृता, ये श्लोक आ रहा है कि वाची यत्नस्तु कर्तव्यो, विशेष यत्न का
अर्थ है यहाँ साथ में इम्प्लाइड है कि वाचिक जो है वो विशेष यत्न से करना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। कर्तव्यो नाट्यस्य इयं तनुः स्मृता, ये नाट्य का शरीर माना जाता है। और अंग नेपथ्य सत्वानि वाक्यार्थम व्यंजहन्ति ही, कि वास्तव में जो और हैं वो करते क्या हैं। जितने भी अन्य अभिनय हैं वो किस तरह से इस अभिनय से जुड़े हैं, इसका वास्तव में क्या संबंध है और वो संबंध किस प्रकार से है। तो इस संबंध को समझाने के लिए अभिनव गुप्त भी और कई व्याख्याकार तरह तरह से उसे देखते हैं। अब दूसरा श्लोक लीजिए। वांगमय आनीह शास्त्राणि वाक्निष्ठानि तथैव च तस्मात् वाचः परम नास्ति वाग ही सर्वस्य कारणम्। अब इन्होंने एक बात ये कही कि वचन जो है, ध्वनि जो है, शब्द जो है, वो ही सर्वस्य कारणम्, ऐसा कह दिया। तो पहली बात क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि नाट्य का जो शरीर है, जो तनु है, वो वाक है। और वाक तनु से क्या अर्थ होगा? सोचने की बात है कि यहाँ तनु से अर्थ क्या है, मतलब किस तरह से हम अंग नेपथ्य सत्वानि वाक्यार्थम व्यंजयन्ति ही, कि जो आंगिक अभिनय है, और नेपथ्य से क्या मतलब है यहाँ? आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय, ये जो अंग नेपथ्य सत्वानि, ये पुस्तक में तत्वानि लिखा है लेकिन ये अशुद्धि है पाठ की। सत्वानि, तत्वानि की कोई यहाँ सेंस नहीं बनती, तो मैंने ये शुद्धि लिखी हुई है। अंग नेपथ्य सत्वानि, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय, ये करते क्या हैं? ये वाक्यार्थ को ही व्यंजित करते हैं। अब जब ये कहा गया कि वाक्यार्थ को व्यंजित करते हैं, तो कुछ लोग इसका बड़ा सीधा साधा शाब्दिक अर्थ ये लगाते हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो आपको प्लेराइट ने दिया है, उसी को आपको इनेक्ट करना है। और अभी कल क्या बात हो रही थी? जब हम शंकुक के मत को पढ़ रहे थे, तो शंकुक क्या कह रहे हैं कि केवल काव्य को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसको हम प्रयोग में ना देखें तब तक तो कोई रस ही नहीं होता। उन्होंने ये कह दिया। तो देखिए, ये भी विरोधाभास है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप इनको जोड़ेंगे कैसे? इस कॉन्ट्रडिक्शन का आप निराकरण कैसे करेंगे? दोनों को कैसे मिलाएंगे? जब ये कहा जाता है कि ये तनु है, शरीर है, तो तनु या शरीर क्या करता है? तनु या शरीर बहुत सारी चीज़ों को धारण करता है। मोटे मोटे तौर पे द माइंड इज इन द बॉडी, ऐसा कह देते हैं, या इट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी इन द सेंस दिस इज़ माई थॉट एंड माई इज़ नोन टू अदर्स थ्रू माई बॉडी। वो ऐसा आकार है, ऐसा प्रकार है, यहाँ जाता है, यहाँ रहता है, ये करता है, व्यक्ति का नाम इत्यादि रूप। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरी संस्कार, ऐसी जो अमूर्त चीज़ें हैं, इंटेंजिबल हैं, वो इस शरीर से संबंधित हैं, इस शरीर में आकर एकत्रित हो जाती हैं, या इस शरीर की रेफरेंस से जानी जाती।
तो वही तनु अर्थ में ये है कि वाक्यार्थ तनु कैसे बन गया कि बाकी सारे अभिनय उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो वाक में है केवल वही अर्थ होगा, उससे भिन्न आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि, और इस पर बहुत सारी व्याख्या आगे भी है, कि जो अर्थ बनता है, अब जैसे शंकु के लिए रस बनता है तो, और रस की निष्पत्ति होती है, तो जो आंगिक है वो भी तो अर्थ की निष्पत्ति करेगा। जो आंगिक है दैट ऑल्सो विल जेनरेट ए मीनिंग, इंडिपेंडेंटली जेनरेट ए मीनिंग। और फिर आगे चलकर वो ये बताएंगे कि कितने प्रकार के अभिनय होते हैं, जिसमें सूची है, अंकुर है, निवृत्यांकुर है। तो ऐसे अभिनय हैं कि जो वाक्यार्थ से भिन्न हैं, जिनकी सत्ता भिन्न है, और जो केवल नट को, केवल एक्टर को करने हैं। तो वहाँ वाक्यार्थ से आप बहुत आगे बढ़ गए। यानी वाक्यार्थ से जब आगे आप बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, तो अर्थ की व्याप्ति केवल वाक्य के दिए हुए अर्थ से नहीं होती। जो रिटन स्क्रिप्ट है उससे आप बहुत आगे चले गए। तो जितनी उपज आपने की, जितना भाव आपने दिखाया, जितनी क्रिएशन आपने की, वो तो आपने आंगिक रूप में कही। आप अपना डायलॉग तो नहीं बना रहे। आप अगर एक ही लाइन को 20 बार अभिनय में लाते हैं, केशी मथन मुदारम रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम केशी मथन मुदारम, जयदेव की अष्टपदी है। तो बार बार रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम केशी मथन मुदारम। अब ये बार बार कहा जाता है, और अलग अलग अभिनय होता है उस पर। एक ही अभिनय तो आप 6 बार नहीं करते। अगर आप उस लाइन को गाते भी हैं तो 6 बार अलग अलग अलंकारों से, अलग अलग भाव से उसको परिष्कृत करके ही गाएंगे, तभी तो कुछ बात बनेगी। तो वहाँ वाक्यार्थ से बहुत ऊपर आप चले गए। तो इसका अर्थ कि तद्वाचः परम नास्ति, वाक एक सर्वस्व ही, ये अलग है। वहाँ वाक का अर्थ है कि नाद, ध्वनि सब कुछ वाक से ही उत्पन्न है, जैसा दूसरे में कहा। और पहले में कहा कि वाक तनु है, तो तनु का अर्थ है कि इट इज़ द स्ट्रिंग इन विच द बीड्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिंग आर पुट इन, वोवन। अगर इस तरह से हम उसको समझें तो इसका एक अर्थ बनता है। अब जो छंद हैं और जो इसके छंदों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, उनको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि आप देख सकते हैं, वो वैयाकरणों के लिए, छंद शास्त्रियों के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप सचमुच प्राचीन नाटक का अभिनय कर रहे हों, तब भी आपको जानना आवश्यक होगा कि अगर नायक ने, हीरो ने मंदाक्रांता बोला है, वसंत तिलका बोला है, तो कैसे बोला जाएगा, कैसे उसको अभिनय में लाया जाएगा, वो सब जानने के लिए आवश्यक है। लेकिन समय के अभाव के कारण हम अब इन 3 को छोड़कर, यानी 14, 15 और 16 को छोड़कर 17वें अध्याय पे आते हैं। इन तीनों में छंद शास्त्र के ऊपर ही चर्चा है। इसके ऊपर
सुंदर व्याख्या एक लेख में है। एक नाट्यशास्त्र के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी, उनके द्वारा 3 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक को संपादित किया था, नाट्यशास्त्र नाम से वो पुस्तक है। उसमें ये विवरण दिया है कि कैसे ये जो छंद हैं ये संस्कृत साहित्य में प्राचीनतम विवरण है। यानी सबसे पहला विवरण जो मिलता है छंद शास्त्र का वो नाट्यशास्त्र में है। और ये छंद वैदिक छंदों से कैसे संबंधित है, वैदिक छंदों से इनका कितना निकट का संबंध है, ये इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है, तो आप वो देख सकते हैं। और इस बात से ये भी पुष्टि हो जाती है कि जो वैदिक क्रियाएं थीं, जो वैदिक कलाएं थीं यज्ञ इत्यादि में उपयुक्त, उन्हीं से नाट्य का उद्भव है। अब देखिए सप्तदश 17वां अध्याय। 17वें अध्याय के पहले मैं आपको विषय वस्तु के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। फिर उसमें से कुछ चीज़ें हम लेंगे जो आपके विशिष्ट प्रयोजन की हैं और कुछ को हम छोड़ देंगे। ये अध्याय अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके नाम के बारे में 2-3 प्रकार से प्रयोग किए गए हैं। कुछ इसे भाषा विकल्प अध्याय कहते हैं, कुछ इसे काको अध्याय कहते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। यानी भाषा के लक्षणों के बारे में है ये, और आवाज़, कंठ ध्वनि के प्रयोग को कैसे किया जाता है, ऊंचा और नीचा, और उसमें क्या विशिष्टता, यानी टेनर की, टिम्बर की क्या क्वालिटी कैसे निकाली जाती है, इसको काकू कहते हैं। कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं उस काल में थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी, कितने प्रकार की प्राकृत थी, कहाँ कहाँ बोली जाती थी, ये एक विषय है। और दूसरा कि जब एक्टर पाठ्य को बोलेगा या उसको गाएगा या उसको बोलने और पाठ करने, सामान्य पाठ करने और गाने के बीच में जो अवस्था होती है, जब उसे प्रकट करेगा तो कैसे कैसे करेगा, इस सब पर विचार इसमें है। हाँ, वॉइस के ऊपर है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। भाषा जो है उसके ऊपर विचार है कि डिक्शन नहीं, लैंग्वेज, कि कौन सी भाषाएं हम प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत कर रहे हैं, प्राकृत कर रहे हैं, कौन प्राकृत कर रहा है, कैसी प्राकृत कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, इसकी जो पूरी इसमें एक व्यवस्था दी है, वो भाषा विकल्प जो पूरा दिया है। और फिर दूसरे, पाठ्य को पढ़ने, बोलने, गाने के लिए क्या क्या हमें करना है, और आवाज़ पहुंचानी कैसे है, वो कौन से टेक्निक है जिससे हम दूर तक आवाज़ पहुंचाएंगे, ऊंची आवाज़ कैसे होगी, भरी हुई आवाज़ कैसे होगी, 6 प्रकार से वो भी बताया गया है। हाँ, ज़रा अभी बताते हैं अभी आते हैं एक एक करके उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले बात, प्रश्न ये उठती है कि पाठ्य कितने प्रकार का होता है। तो 2 विभाग में वो कहते हैं कि पाठ्य 2 प्रकार का है, संस्कृत और प्राकृत। तो प्राचीन काल में, और एक प्रकार से देखा जाए तो आज भी, हमेशा संस्कृत एक प्रमुख भाषा रही है, और
एक प्राकृत या कई प्रकार की प्राकृत रही हैं हमेशा से, आज भी हैं प्राकृत। 24-25 प्रकार की मानी जाती हैं, स्टेट रिकग्नाइज्ड हैं, और वैसे 85 प्रकार की और हैं, यानी जो बदलती रहती है, जो लोक में है, तरह तरह के जिसके रूप होते हैं, वो प्राकृत है। और संस्कृत जो बहुत लंबे समय से एक ही रूप में चली आ रही है। तो वो कहते हैं एवं तो संस्कृतम पाठ्यम मया प्रोक्तम द्विजोत्तमाः प्राकृतस्यप्य पाठ्यस्य संप्रवक्षयामि लक्षणम। तो जब ये कह रहे हैं कि ऐसे मैंने संस्कृत के बारे में बता दिया, तो वास्तव में ये जो छंद हैं संस्कृत साहित्य में, जिन छंदों का प्रयोग हुआ और जो 14वें, 15वें और 16वें अध्याय में जिनका निरूपण किया कि मालिनी छंद ऐसी है, मंदाक्रांता ऐसी है, ये उससे इनका अभिप्राय है कि मैंने इस प्रकार से संस्कृत पाठ्य बता दिया, इन छंदों के अंदर जो पाठ होता है। अब कहते हैं कि आप प्राकृत के लक्षण सुनिए। एतदेव विपर्यस्तम संस्कार गुणवर्जितम विज्ञेयम प्राकृतम पाठ्यम नाना अवस्थांतरम। नाना अवस्थाओं, अलग अलग प्रकार के लोगों की प्रकृति को दिखाते हुए, अवस्थाओं, उनकी सिचुएशंस को दिखाते हुए, संस्कार गुण वर्जितम, और संस्कार गुण से हीन जो होता है वो प्राकृत है। अब संस्कार गुण का मतलब क्या है कि जिसको एक विशिष्ट प्रकार से बांध कर, एक विशिष्ट व्याकरण से बांध कर नहीं रखा गया है, क्योंकि संस्कृत तो एक विशिष्ट व्याकरण के हिसाब से चलेगी और उसी व्याकरण के हिसाब से उसको निरंतर रखा जाएगा। लोक में जो परिवर्तन होते हैं भाषा के, लोक में जिस तरह से भाषा बदल जाती है और एक नया उसका व्याकरण बनता है, उसको अलग रखते हुए एक ही व्याकरण से, यानी पाणिनि से पूर्व व्याकरण से और पाणिनि के बाद के व्याकरण से जो भाषा चल रही है वो संस्कृत है। ठीक है, उसको प्राकृत के विपरीत माना इसलिए गया है कि उसमें परिवर्तन की गुंजाइश हटा दी गई। सामान्यतः भाषा परिवर्तनशील होगी, देश के, काल के, अवस्था के, तरह तरह के प्रभावों के अनुरूप के कारण से वो बदलेगी। लेकिन संस्कृत को जानबूझकर ऐसा रखा गया कि उसमें परिवर्तन लाने की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई। ठीक है, अब कुछ इसको बहुत बुरा समझते हैं और कुछ इसको बहुत अच्छा समझते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगती है कि मैं वेद से लेकर आज तक के कवि, संस्कृत में लिखने वाले कवि के साहित्य को पढ़ लेता हूँ। मुझे वैदिक संस्कृत अलग नहीं है? वैदिक अलग है, थोड़ा सा अलग है। थोड़े से प्रयास से आपको वो समझ में आने लगेगी। वो इतनी अलग भी नहीं है जितनी हिंदी और गुजराती है, तो थोड़ा सा कुछ भेद है। तो आप ये देखिए कितनी विलक्षण चीज़ है भारतवर्ष में। जो लोग इसे डेड लैंग्वेज कहते हैं वो ये नहीं समझते कि इस लैंग्वेज ने ही भारत को जिंदा रखा है। आज इंग्लैंड में अपने ग्रेटेस्ट पोएट शेक्सपियर को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाता है
क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि दाओ आर्ट, यू आर। अब दाओ आर्ट बच्चे समझ ही नहीं सकते, और बच्चे क्या अंग्रेजी के प्रोफेसर नहीं समझ सकते साहब। पूरी की पूरी भाषा 400 साल में वो भाषा है ही नहीं। और अगर आप उससे और पहले 600 साल में चले जाइए, चौसर को पढ़िए, तो चौसर तो पढ़ने के लिए पूरा कोर्स करना पड़ता है। और उससे 200 साल पहले मैलोरी को पढ़िए तो आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा, भाषा अलग है भाई। जैसे आपको 13वीं शताब्दी की हिंदी पढ़नी पड़ेगी, डिंगल पिंगल, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्राकृत तो जहाँ भी होगी वो ऐसे ही होगी। लेकिन संस्कृत आप कालिदास पढ़ लीजिए, आप माघ पढ़ लीजिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। आज वो विषय नहीं है कि इसके क्या प्रभाव होते हैं और क्या प्रभाव रहे हैं और किस तरह से ये मानव जगत की एक सर्वोत्तम उपलब्धि है। मानव जगत की सर्वोत्तम उपलब्धि, इसके बारे में हम हीन भावग्रस्त ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं समझ पाते। और मैं स्वानुभूति से बोल रहा हूँ, सीखा सिखाया नहीं बोल रहा हूँ। चूँकि मैं भारत की भी 2-3 प्राकृत जानता हूँ, अंग्रेज़ी जानता हूँ, एक ज़माने में जर्मन भी पढ़ लेता था, और प्राचीन और आधुनिक ग्रीक का भी मुझे थोड़ा अभ्यास है। तो इस सब को देखते हुए जो मैं कह रहा हूँ वो अपनी बुद्धि से इतना अनुभव करके कह रहा हूँ। दुनिया में 2 ही भाषाएं हैं जिनकी शब्द राशि 3-4 हज़ार साल से चली आ रही, एक संस्कृत और दूसरी ग्रीक। एक मॉडर्न ग्रीक है, एक क्लासिकल या एंशिएंट ग्रीक है। एंशिएंट ग्रीक और क्लासिकल ग्रीक में काफ़ी समानता है, जितनी संस्कृत और हिंदी में है उससे कहीं अधिक है। और अगर एरिस्टोटल, अरस्तु या सोफोक्लीस आज आ जाए तो 2-3 दिन में आधुनिक ग्रीक आराम से समझने और बोलने लगेगा। क्या है? प्योर ग्रीक है। एनीवे, वो सिद्धांत वही है कि आप प्राकृत से उसको बचा के रखेंगे तो वो चलेगी और आपको निरंतर लाभ कराती रहेगी। तो ये प्राकृत के बारे में पहला श्लोक हुआ। त्रिविधम तच्च विज्ञेयम नाट्य योगे समासतः समान शब्द विभ्रष्टम देशी गतम तथापि च। अब कहते हैं कि नाट्य में प्राकृत जो है और लोक में भी प्राकृत जो है वो 3 प्रकार से। एक तो समान शब्द, यानी शब्द वही है, जैसे मूर्ति, तो हिंदी में भी मूर्ति है और संस्कृत में भी मूर्ति है। या पवन, हिंदी में भी पवन, गुजराती में भी और संस्कृत में भी। और दूसरा विभ्रष्ट, यानी उसका रूप थोड़ा बदल गया। जैसे संस्कृत में परिणय और पंजाबी में परिणायासी। क्यों जी, मैं सही दसिया है जी? परिणायासी मतलब शादी हो गई जी उसकी। तो परिणय मतलब विवाह, और पंजाबी में भी परिणय का परिणाया मतलब उसकी शादी हो गई है। तो वहाँ परिणाया हो गया, वो परिणय से थोड़ा सा उसका रूप बदला, उसको हम तद्भव भी कहते हैं। और दूसरा देशी, वो और बिल्कुल अलग होता है। कभी कोई शब्द होता ही नहीं संस्कृत में,
या उसका रूप इतना बदल जाता है कि हम उसको जानते ही नहीं, या वो किसी बाहर की दूसरी भाषा से आया हुआ होता है लेकिन उसका बड़ा अच्छा प्रयोग होता है। जैसे प्रेम का प्यार, तो ये तो विभ्रष्ट हो गया, लेकिन मोहब्बत अगर आपने कहा तो ये एक दूसरी भाषा का है। इसका ये अर्थ नहीं है कि संस्कृत में दूसरी भाषा के शब्द नहीं हैं, वो रहे हैं, हमेशा से आते रहे हैं। जैसे सुरंग, सुरंग शब्द जो है वो संस्कृत का नहीं है, वो यूनानी भाषा, ग्रीक का शब्द है, जिसमें उसी से अंग्रेजी का सिरिंज बना है। सिरिंज का वही अर्थ होता है जो सुरंग का होता है, नली। तो वो विदेशी भाषा है, वो संस्कृत का शब्द है, बहुत समय से 2,500-3 हज़ार साल पहले आया होगा वो शब्द सुरंग। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द विदेश से संस्कृत में भी आए हैं, और वो संस्कृत शब्द राशि का एक हिस्सा हो गए हैं, और फिर वो प्राकृत में भी आए हैं, विभ्रष्ट होकर आए हैं। लेकिन प्राकृत में सर्वथा देशी लोग भी हैं, शब्द भी हैं जो वही के हैं या अलग अलग प्रभावों से बने हैं। तो उन्होंने ये एक डिफरेंस कर दिया, फिर इसमें वो उदाहरण दे रहे हैं, और फिर वो बताते हैं कि कुछ सिद्धांत की कैसे संस्कृत से परिवर्तन प्राकृत में हुआ। क्योंकि प्राकृत जो हैं, जितनी भी प्राकृत थी पहले, वो सब संस्कृत से ही निकली। एक प्रकार से देखा जाए तो मॉडर्न कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स तो ये भी कहता है कि बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो भी इंडो यूरोपियन डिसेंट की हैं, जिसमें संस्कृत बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसलिए जैसे प्राचीन यूनानी में या लैटिन में और संस्कृत में बहुत सारे कॉमन शब्द हैं, जैसे ग्रीक का पोदोस और संस्कृत का पाद, पैर, पद, पाद, पैर, पोदोस। ये इस तरह के 50 सैकड़ों उदाहरण हैं। तो जो आप भारतवर्ष के भीतर देख रहे हैं परिवर्तन, वो परिवर्तन एक समय पूरे यूरोप और भारतवर्ष इंक्लूडेड इस पूरे इंडो यूरोपियन रीजन या भारोपीय रीजन के अंदर हुआ और रहा। अब इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज़ हैं, उसमें जाने का समय नहीं है, लेकिन जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो यही है। तो वो ये बताते हैं कि कौन से सिद्धांत हैं व्याकरण के जिनके आधार पर या स्वभावतः जो परिवर्तन हुए और प्राकृत बनी और फिर उनको व्याकरण में रख दिया गया। तो ये इस तरह से एक विवरण देते हैं। उसके बाद वो प्रारंभ करते हैं कि इसका उपयोग कैसे होगा, कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, लोक में कहाँ है, कैसे है, और जो है उसको हम नाट्य में कैसे लेके आएंगे। अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देश भाषा विकल्पनम। भाषा चतुर्विधा गेया 10 रूपे प्रयोगिता। थिएटर में 10 रूपक में यानी 10 जॉनर्स में किस तरह से हम लेंगे। वो कहते हैं संस्कृतम प्राकृतम चैव पाठ्यम यत्र प्रयुज्यते अति भाषा आर्य भाषा च जाति भाषा तथैव च। 4 प्रकार का उन्होंने प्रयोग बताया, अति भाषा, आर्य भाषा, भाषा और जाति भाषा। अति भाषा, आर्य भाषा, जाति भाषा और योन्यंतरी भाषा।
यानी मनुष्य योनि से अलग पक्षी की, पशु की एक कैटेगरी तो ये हुई। नाट्य में उसका भी प्रयोग होगा। अगर चिड़िया चहचहा रही है तो उसकी भी एक भाषा होगी, तो चिड़िया का चहचहाना होगा, शेर का गुर्राना होगा, वो भी आप नाटक में दिखाएंगे, वो योनियंतरी भाषा है। लेकिन मनुष्यों की 3 प्रकार की है, अति भाषा, आर्य भाषा और जाति भाषा। अति भाषा तो देवानाम, आर्य भाषा तो भूभुजाम। देवता जो बोलेंगे वो अति भाषा में बोलेंगे। अब ये अति भाषा क्या है? तो पुरानी संस्कृत, फॉर्मल संस्कृत, वैदिक संस्कृत। देखिए, हर भाषा के लेवल्स होते हैं। हर भाषा के अंदर एक बहुत ही श्लिष्ट, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड प्रयोग होता है, एक वर्ग विशेष का प्रयोग होता है और एक अधिक लोगों का प्रयोग हर भाषा के अंदर। तो इसी तरह से अति भाषा और आर्य भाषा क्या है? भूभुजाम, राजाओं की भाषा है। संस्कार पाठ्य संयुक्ता, सम्यक न्याय प्रतिष्ठिता, विविधा जाति भाषा प्रयोगे समुदाहृता। तो संस्कृत में राजा बोल रहा है, भूभुजाम, राजाओं के लिए है, वो एलीट के लिए है, वो सोफिस्टिकेटेड, रेस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए है। और संस्कार पाठ्य संयुक्ता, फिर विविधा जाति भाषा चा, जाति भाषा जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, कोई दक्षिण की है, कोई उड़ीसा की है इत्यादि। और इसके अतिरिक्त जो बाहर से लोग आए हैं उनकी भी है, जो मतलब हमारी भाषाएं या भारत की भाषाएं नहीं बोल सकते, उनका क्या कहलाती है वो? उनकी भाषा म्लेच्छ शब्दोपचारा। म्लेच्छ यानी म्लेच्छति। म्लेच्छ का अर्थ ही होता है कि जो नहीं, वो निकृष्ट अर्थ बाद में आता है। म्लेच्छ का मतलब है कि जो भाषा को सही न बोल सके। जैसे वो तो निरंतर होता है ना, जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं भारत के लोग, तो अंग्रेज की दृष्टि में हम म्लेच्छ हैं। हेलो जी, व्हाट आर यू डूइंग, हैं, वेयर आर यू गोइंग सारा? ये क्या हुआ? दिस इज स्पीकिंग इंग्लिश इन ए हेवी इंडियन एक्सेंट। तो ये म्लेच्छ है अंग्रेज की दृष्टि से। वो बार बार पूछेगा, यार क्या कहे वो व्हाट इज ही सेइंग, प्लीज टेल मी, है ना? वो तो अपने ऑक्सफोर्ड एक्सेंट वाला, तो क्यों जी, वो तो ऐसे ही पूछेगा। तो जब भाषा का उच्चारण गलत हो तो वो म्लेच्छ है। अब बाद में फिर ये हुआ कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो एक दूसरे हमारी भाषा को गलत ढंग से बोल रहे हैं, उन लोगों का आचार विचार जो है हमसे नहीं मिलता। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, या हमारे घोर आक्रामक हैं, या हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमने उनको निकृष्ट माना या म्लेच्छ माना। तो वो कई चीज़ें अलग अलग फिर शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। तो म्लेच्छोपचारा च भारतम वर्षम आश्रिता। जातिगत भाषा में विविधता होगी, तो एक विविधता वो भी है कि जो फॉरेन एक्सेंट में बोलते हैं, जैसे भारत की साम्राज्ञी बोलती थी कुछ वर्ष पहले तक। तो सर ये जो शब्द है, ये जिस सेंस में आपने यूज़ किया कि हाँ, शुरुआत इसकी ये हुई थी जो बाहर से आए वो ठीक से नहीं बोलते थे, ये ओरिजिनल है कि ये नाट्यशास्त्र का पर्सपेक्टिव है? नहीं, ये बड़ा ओरिजिनल शब्द है। और ये कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि
जिसको आज हम सरस्वती और सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, उसको मलूह कहा जाता था। मलूह, हाँ, ऐसा कुछ लोगों का अंदाज़ा है मेसोपोटामियन और वहाँ के विवरण को देखकर कि वो लोग इस इलाके को इस नाम से कहते थे। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा अंदाज़ है कि ये शब्द वहाँ से आया है और ये रहा है। फिर इसके देखिए, शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि एक शब्द का एक अर्थ हमेशा नहीं रहता, वो अर्थ व्याप्ति बदल जाती है। संस्कृत में तो प्रयोग अब हो सकता है ओरिजिनल हो सकता है ना हो। जैसे वो रूट्स के हिसाब से करते हैं ना, बीज अक्षर के हिसाब से तो नहीं, संस्कृत में है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये संस्कृत में भी तो हमेशा बाहर से शब्द आते रहे ना। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया इसका, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें बाहर के शब्द नहीं है। आप संगीत जीवी हैं, संगीत प्रेमी हैं, तो संस्कृत में आज संगीत कहा जाता है। पहले इसी विद्या के लिए संगीत शब्द का प्रयोग नहीं होता था, गांधर्व का प्रयोग होता था, है ना। तो उस अर्थ बदल जाता है। और अब ये मूसिकी का शब्द, मूसिकी शब्द जो है रीता जी, ये फारसी का नहीं है, ये यूनानी का है। मूसिकी ये ग्रीक है, ये फिर ग्रीक से पर्शियन और अरेबिक में आता है और फिर वहाँ से भारतवर्ष में आता है। और ये यानी बहुत पहले नहीं आया ये ग्रीक से भारतवर्ष में, ये अरेबिक चैनल से आया। हाँ, तो ये शब्दों का विनिमय, इधर से उधर जाना, ये हमेशा चलता रहता। खैर, अथ योनियंतरी भाषा ग्राम आरण्य पशुद्भवः। योनियंतरी भाषा उन्होंने कहा कि पशुओं की भाषा है ये, और ग्राम और आरण्य में भी ये सुनी जाती है। तो यहाँ ऐसा भी लगता है कि योनियंतरी से मतलब ये है कि मनुष्य भी एक दूसरे स्थान में, ग्राम और आरण्य में रहने वाले, ये भी योनियंतरी उसको मान लिया। और नॉन ह्यूमन अदर देन होमोसेपियन एनिमल्स, उसको भी योनियंत्री मान लिया। नाना विहंगजा चैव नाट्य धर्मी प्रतिष्ठिता। तो अब सवाल ये होगा कि पशुओं और पक्षी की भाषा को आप नाट्य में स्टैंडर्डाइज करके कैसे लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए कुछ कन्वेंशन बनाएंगे और वही नाट्य धर्मी होगी, नाट्य धर्म प्रतिष्ठिता। तो कुछ कन्वेंशंस कहेंगे कि चिड़िया बोल रही है तो वो सिखाते होंगे चिड़िया की भाषा। आर्य भाषा आश्रयम पाठ्यम द्विविधम समुद्राहित्रम। फिर उन्होंने कहा कि प्राकृत और संस्कृत मनुष्यों की भाषा के लिए दो हो गए, और ये चातुर्वर्ण्य समाश्रय, चारों वर्ण जो हैं इसको बोलेंगे। धीरोद्धते सललिते धीरोदात्ते च तथैव, ये सब कौन कौन से पात्र बोलेंगे, इसके बाद वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं ऐश्वर्येण प्रमत्तानाम दारिद्र्येण प्लुताम मनः अनधीतोत्तमानाम च संस्कृतम न प्रयोजयेत। जो नाट्य में कैरेक्टर्स हैं वो संस्कृत नहीं बोलेंगे। कौन? सबसे पहले ऐश्वर्येण प्रमत्तानाम, जो अपने धन से प्रमत्त हो गए, ठीक है, मतलब हैं तो बड़े ऊंचे, राजा के साले हैं, या दामाद है, हाँ बस मैं कहने वाला। तो लेकिन
वो कैसे हैं? प्रमत्त हैं। हाँ, ज़रा दिमाग चल गया है, ऐंठ में है, वो नहीं बोलेंगे संस्कृत। हाँ, वो मतलब वो उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय होंगे, राजा हैं तो फिर, या ब्राह्मण भी हैं लेकिन प्रमत्त हैं। दारिद्र्येण प्लुतात्मनाम, बहुत गरीबी आ गई है, एकदम गरीब हो गए। अनधीत, पढ़े लिखे नहीं, फॉर्मल एजुकेशन किसी प्रकार की नहीं है। होंगे द्विज, होंगे क्षत्रिय, होंगे ब्राह्मण, होंगे वैश्य, होंगे, मतलब उत्तम होते हुए भी अनधीत हैं। वो कह रहा है अनधीतोत्तमानाम, जाति से ऊंचे हैं, ब्राह्मण हैं लेकिन अनपढ़, निरक्षर, संस्कृतम न प्रयोजय। तो यहाँ सिद्धांत क्या है? बड़ा सिंपल है। व्हाट इज द रियल behavior, actual behavior? So if you haven't done any study, you may be born in a higher varna, but you will not therefore be shown as speaking Sanskrit in the place. Vyajlinga pravishtanam shramananam tapasvinam bhikshu chakracharanam cha prakritam samprayojayet. अब बौद्ध भिक्षु हैं आप, चक्रधारी हैं। चक्रधारी अब या तो जैसे बौद्धों में ही वो जो घुमाते हैं व्हील, है ना, तिब्बत में, या तो आप उसको माने, लेकिन मैं ज़रा उसको मानने में हिचक रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई और संप्रदाय उस समय रहा होगा जो आज नहीं है। और श्रमणा नाम, श्रमण हैं, बौद्ध श्रमण हैं अथवा जैन श्रमण हैं। तपस्वी हैं। अब तपस्वियों की कई कैटेगरी हैं। ऐसे लोग भी होते हैं कि होते हैं तपस्वी, होते हैं सिद्ध होते हैं, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। अब जैसे दी हगिंग मदर हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तपस्वी नहीं है, क्योंकि उनको सिद्धा मानते हैं लोग, तो वो संस्कृत नहीं बोलेंगे उस व्याज लिंग प्रविष्टा नाम। और अगर आप डेरे वाले हैं MGM हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, व्याज लिंग प्रविष्टा नाम, यानी धोखाधड़ी से आप एक धर्मगुरु बन गए हैं या आपकी फॉलोइंग हो गई है, व्याज से, छल से। यहाँ लिंग का अर्थ है पाखंड से, यानी चिन्ह है आपके पास, लिंग मात्रम, दिखाने के लिए कुछ है कि साहब हम, हाँ, राधे माँ का त्रिशूल, थैंक यू। भागवत तापसोन्मत्त बाल नीच ग्रहोपसृष्टेषु स्त्री नीच जातिषु च नपुंसके प्राकृतम योजयेत्। ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सब, यानी विमेन, स्त्रियां, भागवत तापस, भागवत तापस, उन्मत्त जो जरा बहके हुए हैं, साइकोलॉजिकल केसेस हैं, और नपुंसक और गृह, यानी जिनको कोई बीमारी लगी हुई है या जिनको कोई भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, इस तरह से। बेचारी स्त्रियां भी नहीं बोल पाएंगी जी, संस्कृत स्त्रियां भी नहीं बोलेंगी। हाँ, स्त्रियां नहीं बोलेंगी, स्त्रियों के लिए वो जनरल, यानी वेमेन। हाँ, फिर वो कह रहे हैं कि परिव्राज, यानी बहुत से सन्यासी, ये नहीं कि हर प्रकार के, क्योंकि सन्यासी कई प्रकार के हैं। मुनि,
शाक्येषु चोक्षेषु श्रोत्रियेषु शिष्टा च एव लिंगस्थाः संस्कृतम तेषु योजयेत। ये जो नहीं, ये बोलने वाले की बात शुरू हो गई अब कि संस्कृत कौन बोलेंगे, वो हाँ जो नहीं बोलेंगे वो ख़त्म हो गया। अब हम संस्कृतम तेषु योजयेत, यानी उनका अगर पात्र दिखाएंगे आप तो उनसे संस्कृत बुलवाएंगे। क्या? परिव्राज, जो भ्रमण करते हैं, मुनि हैं, शाक्येषु। अब देखिए यहाँ शाक्य कह दिया उन्होंने, तो शाक्य मुनि तो किसका नाम है? बुद्ध का। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे। उनके साथ जितने बहुत सारे हजारों लोग जो बौद्ध बने वो क्षत्रिय थे, ठीक है ना। ये तो एक बेकार का प्रवाद है, नॉन हिस्टोरिकल, द बुद्धा वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। इसका एक भी उदाहरण किसी टेक्स्ट में नहीं मिलता। But people are writing and there is a whole Dalit politics and there are umpteen number of books saying that he was against the caste system. वो एक stereotype है। But there is nothing which can say that that the followers of Buddha, the earlier texts, reject Varna ashram. Anyway, that's a different topic. Not only that, it was, I mean, recently I saw an article by Conrad Elst in which he's written that he was actually endorsing caste. Oh yes. वो वर्ण व्यवस्था के जो बुद्ध जिसको अभी आना है, मैत्रेय बुद्ध जिनका अंतिम अवतार वो मानते हैं, वो क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय होंगे। और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सब क्षत्रिय हुए हैं, 24 के 24। वो केवल राजा हुए हैं और वो सारे के सारे पूरे राजधर्म के अनुसार थे। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? देयर इज नो मॉरल कोड requested or followed by Buddhas and Jains which is different from Manusmriti. मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, जितनी स्मृतियों की 70-80 स्मृतियां हैं, उनकी परंपरा को ही सारे बौद्ध, जैन, शैव उसी डिसिप्लिन में, उसी लॉ में। अगर किसी बौद्ध के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का वितरण होना है तो कैसे होना है भाई? अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रस एंड अकॉर्डिंग टू सम लोकल कस्टम्स। सो दे हैड नथिंग टू डू, nothing at all to do with varnashram. And whether you were a Bodh or whether you were a Sikh or whether you were a Pashupat or whether you were a whatever Shaiv or it had nothing to do at all with the moral code that you were following. There was one moral code. Huh? Including the last right. Including all the rights. गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब एक ही हैं। अगर नहीं है तो वो टैक्स दिखा दो ना भाई। आप कहते हो नहीं जी ऐसा नहीं है, अच्छा साहब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लिया, तो आपका मॉरल कोड का टेक्स्ट कौन सा है? आपकी स्मृति कौन सी है? कब लिखी गई? किसकी है? और सब में आपस में विवाह होते रहे हैं। विवाह के लिए ठीक है वर्णाश्रम है कि सजाती होगी, ठीक है ना, सब में, मुसलमानों में भी है। नहीं वो एक अलग बात है। आप हाँ वो आप हायरार्की की बात कर रहे हैं कि अशरफ होगा और अजलफ होगा और अर्जल होगा, वो एक अलग बात है। दैट इज़ वाई इस्लाम नेवर अपोज्ड the Indian Varnashram or hierarchy. It's all false. There is not a single line. On the contrary, they endorsed it. They wanted to convert
the Kshatriyas and the Brahmins first, and they did it. वो हरिहर और बुक्का कन्वर्ट किए गए, बाद में फिर रिकन्वर्ट हो गए. Even Sikhism में भी है. सिखिज्म का मतलब क्या है? आधे सिख जो हैं वो अपनी लड़कियां देते हैं नॉन सिख्स को और उनसे लड़कियां लेते हैं. नहीं, लेकिन मजहबी जो होंगे सिख, उससे शादी नहीं करवाते. नहीं, वो मजहबी सिख कौन है? मजहबी सिख जो हैं वो शूद्र वर्ग है, तो उससे बेदी जी नहीं करेंगे. लेकिन वहाँ आपका मजहबी सिख के लिए कोई दूसरा लॉ थोड़ी है, वो तो लॉ वही है जो बेदी जी के लिए है. लेकिन शादी नहीं होगी. शादी तो इसलिए नहीं होगी कि वो तो कहीं भी नहीं होगी, चाहे आप जैन हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप शैव हो, चाहे आप वैष्णव हो. वो शादी तो वर्ण के हिसाब से ही होती थी. तो वो जो वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है वो यूनिवर्सल थी इंडिया में. अदरवाइज मुझे टेक्स्ट दिखाइए जो इसे कॉन्ट्रडिक्ट करता हो. एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, दैट आई हैव आस्क्ड फॉर पास्ट 15 years on the list of research in South Asia of the Academy, American Academy of Religions, repeatedly, openly, in universities. I have gone there and asked, please show me a text. Nobody has shown me a text. अभी 4 साल हुए ह्यूस्टन में मेरा एक लंबा लेक्चर था 45 मिनट का, where I said, please show me a text. I have asked this question to Michael Witzel of Harvard. There is no text. But political propaganda. The legal codes हाँ जी. and laws that prevail in the society, whether the society is small or a state or a small village community, those legal codes are applicable to everyone. Yes. Whether you were a Bodh, whether you were a Jain, whether you were a Vaishnava, whether you were a so-called Hindu, etc., etc. Only the separate code comes in with Islam. When Islam comes in, gets into a political power, when there is a sizable population of Muslims here, and largely in the beginning there would be the elite, the ruling class, they would follow the Sharia law. A totally different. Yeah. And then the Christians in a very small pocket did not follow the Bible law in Kerala in 2nd century BC, the 2nd century AD. It's later on when there was a sizable Christian population and when the British made personal laws for Christians separately, then they started following. Otherwise in Kerala they all followed the prevalent Varnashram. That is why they observe the caste system. All the Christians in Kerala, and up to a degree they still do. Now, So, sir, one more doubt. Whether Sanskrit is first or Prakrit is first? acha, what do you mean first? You mean पहले, पहले exist किसने किया? Well, obviously Sanskrit, because all these Prakrits have emerged out of Sanskrit. Yes, because, or let's put it this way to be more factual. There has always been a linguistic body, in German what is called Sprachbund, that means a collection of linguistic usage. Out of this, there is one large category which you make a category that must not change. That is called Sanskrit. When you say, well, here for this,
the rules will be that it will not change. It will be used according to this. It's frozen in time, deliberately, consciously. Then the rest, they follow the law of change. But the bulk of the words were always common since very, very ancient times. Now, how far you can go, that depends upon the evidence of the language which is available to you. So the oldest evidence of the language available is in Sanskrit. उससे पीछे तो कुछ नहीं है, उससे पीछे एक conjecture है called Indo-European languages. We had an argument like this. Proto-Indo-European, Proto-Indo. I mean, that's endless. That is only in matter of inference, because something must have been before something. That is endless regression. But there is not a single line available. And on the basis of certain linguistic conjecture, people believe that this was the shape of Indo-European. But there is no text of Indo-European. The oldest text available is that of Sanskrit. And the Greeks don't claim that they have a text which is Proto-Greek. ऐसा क्यों किया गया कि संस्कृत ये ऐसी श्रेणियों के लोग बोल सकते हैं और इस श्रेणी के लोग नहीं बोल सकते? किया गया क्या? हुआ ही भाई. आज भी अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में? How many people speak English in India? Maybe 3%, maybe 4%. It's the language of, that's the language of a sophisticated class. How many? जब आप जानते ही नहीं हैं, उसको पढ़ा के उससे डायलॉग बुलवाना आज के दिन में भी बहुत मुश्किल काम है। देखिए, in every society there is hierarchy. Those at the top hierarchy will have their different language. It cannot be the same and the same universal language. Only there will be variations of the same. Now, Prakrit and Sanskrit are not that different. Let's see an example here. He has given an example. ऐसा नहीं है कि प्राकृत बोलने वाले को संस्कृत समझ ही नहीं आती थी. आती थी काफ़ी कुछ, लेकिन वो फॉर्मल नहीं बोल सकता था. देखिए, जब 32वें अध्याय में आएंगे तो वहाँ बड़े लंबे लंबे प्राकृत के एग्जाम्पल्स हैं. आई विल गिव यू दोज एग्जाम्पल, देन यू विल सी. ये समझा जाए कि वो इस वजह से किया गया है ताकि उसकी भाषा की शुद्धता और उच्चारण बना रहे. नहीं, देखिए क्या है, एक मिनट. भाषा के नियम कैसे बनते हैं? व्यवहार के कारण बनते हैं. एक भाषा है जिसमें आप कहेंगे पान वाले से कि भैया पान दे दे, ठीक है, ज़रा पान लगाइयो, ठीक है जी, अच्छा. अब एक भाषा ये है कि जिसमें आप ये कहेंगे कि ब्रह्म में और जीव में भेद है. वो टेक्निकल होगी, वो मेजर्ड होगी, वो सोफिस्टिकेटेड होगी और वो फॉर्मल होगी. It's an intellectual idea. बिकॉज अदरवाइज वो नहीं आपके काम आएगी. उसमें अगर आपको प्रिसीजन चाहिए और आप नहीं चाहते कि वो 10 साल में बदल जाए, आपने उसमें मेडिकल बुक्स लिखी हैं, आपने उसमें हाउ टू मैन्युफैक्चर वेपन्स लिखे हैं, आपने उसमें इतना काम किया है दैट यू वांटेड टू बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स, तो आप चाहेंगे नहीं कि वो बदल जाए. आप चाहेंगे नहीं कि उसकी एक ऐसी शेप हो जो
ईजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। आपको उसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उसका प्रयास करना पड़ेगा, है। तो जब कुछ ही लोग उसको कर पाएंगे, तो भाषा का विकृत रूप ना हो जाए इस वजह से आपको बहुत भाषा के अपभ्रंश तो समझेगा नहीं, अपभ्रंश तो होगा ही, लेकिन आप उसको अपने लिए एक विशिष्ट प्रयोग के लिए तो आप उसको बचा के रखेंगे। जैसे प्रेम है, अब आपने प्रेम धातु यानी प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हुए 25 ग्रंथ लिख लिए, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि कल को वो ग्रंथ पढ़ने लायक ही ना रहे। और देखिए, आज जो प्राकृत तथाकथित प्राकृत भी होती है, जैसे इंग्लिश है एक प्राकृत, अब ऑक्सफोर्ड में भी एक इंग्लिश है, और जहाँ सब्जी बेची जाती है लंदन में, इसका बहुत important thing happened in 1920s जी when BBC was established for the first time, BBC radio. हाँ And so there was a new way of speaking English, हाँ, which came to be known as BBC English. राइट, स्टैंडर्डाइज्ड, Standardized. या Because across the country, यू हैव टू यूज इट, there are more ways of speaking English in England than there are in the United States. एग्जैक्टली, Many more ways. बिकॉज इट्स ओल्डर कंट्री, It's an older country. या सर, एक इंग्लिश महिला मिली थी अभी मुझे, जी एक इंग्लिश महिला मिली मुझे अभी। हाँ उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड में दूसरे स्थान पर गई थी, और उनको वहाँ पे उनके बच्चों को वहाँ की इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आई। कम्युनिकेशन वाज अ बिग प्रॉब्लम। हाँ कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 5 दिन पुरानी बात है जो उन्होंने मुझे कही। वो तो है ही, संजीवा रेड्डी जाके बात करे एक बीबीसी लेक्चर की, उसके बाद ने कहा जस्ट जी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ रीता जी, हाँ Theatre में कहा जाता है the body practice normally that I as a character will speak differently with the peers, one language with the peers, another language with the servants, another language with someone who I'm with him also. Even then, would the same character speak Sanskrit with his peers, maybe Prakrit with, अगर पान वाले से बात कर रहा है, ऐसा भी चला था, मतलब कि एग्जैक्टली दैट्स ऑल। अरे भाई, वो आईएएस अफसर की बीवी या वो क्या कहते हैं मेजर जनरल की बीवी, वो हिंदी कैसी बोलती है? तुम चाय नहीं लाया क्या? वो नौकर से ऐसी बोलती है। और यहाँ तक कि आप एक स्टाइल दिखाने के लिए जानबूझ के लोकल लैंग्वेज को बिगाड़ देते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले एयर इंडिया में अब हमारा विमान उतरने वाला है, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू शो कि अरे ये एयर इंडिया की होस्टेस हैं, अंग्रेजी ही बोलती है, ये अंग्रेजी ही बोलती हैं, हिंदी बड़ी मुश्किल से बोल रही हैं। और इसका कोई एग्जांपल किसी संस्कृत नाटक में नहीं है कि एक कैरेक्टर दूसरे लैंग्वेज में बात करे, दूसरे तरीके से बात करे। क्या है मतलब? एक मिनट नहीं है। नहीं एक मिनट, इनका प्रश्न सुन ले जरा। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा पॉसिबल है कि एक नहीं आप नहीं एक मिनट आप अपने प्रश्न को दोहराइए। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ पूछिए। जैसे इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर जो है किसी संस्कृत में बात कर रहा हो, किसी से प्राकृत में, किसी से मागधी में, या मागधी में या किसी और में, ऐसा कोई नाटक का एग्जाम्पल मुझे नहीं मिलता जिसमें एक कैरेक्टर अलग अलग लैंग्वेज में बात कर, एक कैरेक्टर अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा हो। हाँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो कैरेक्टर अपनी भाषा में बोलेगा, तो उन्होंने बता दिया कि राजा जो है वो संस्कृत में बोलेगा और रानी जो है वो प्राकृत में राजा से भी सबसे ही बोलेगी। देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, वो एग्जाम्पल्स किस चीज़ के दिए? कि स्टेटस दिखाने के लिए लोग भाषा का अलग अलग प्रयोग करते हैं।
और उसी भाषा को अलग अलग एक्सेंट में भी बोलते हैं। तो इसमें तो स्टेटस और लोकेशन को ही दिखाने के लिए दिया गया है। I think in a play, the director has the liberty of using certain words in a colloquial way, according to the demand of the character in the play. It is the prerogative of a director to change the accent or the emphasis. राज्ञाश्च गणिकायाश्च शिल्पकार्यास्तथैव च कलावस्थान्तरं कृतम योज्यम पाठ्यम तु संस्कृतम। अब संस्कृत और कौन कौन बोलेंगे? राजा बोलेगा, गणिका बोलेगी, गणिका भी बोलेगी, गणिका संस्कृत भी बोलेगी और प्राकृत भी बोलेगी। अरे भाई साहब, वो मिल गया आपका जवाब। वो गणिका ग्राहकों से प्राकृत बोलेगी और राजा से संस्कृत बोलेगी। किसी नाटक में इसका एग्जांपल नहीं है, आपको मिल जाएगा जब इन्होंने दिया है तो। और अगर नहीं भी है तो हम ये कहेंगे कि भाई ऐसे नाटक नहीं मिल रहे हैं जिसमें ये दिया है, क्योंकि ये तो इसने लिखा है। नहीं, एक मिनट सर, नहीं, एक मिनट। वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए मॉडर्न थिंग। यू सी, मैं इनका उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ जो लिखा गया है वो कैसे हो रहे थे नाटक, उसको देख के लिखा गया है। अगर आज आपको वो नाटक नहीं मिल रहा है ऐसा कोई, तो ये मान लीजिए कि सिर्फ 92-93 नाटक मिलते हैं, लेकिन लिखे हज़ारों गए थे। तो ऐसे नाटक भी रहे हों, क्योंकि ये यहाँ दिया है। और ये कैसे दिया है? ये प्रयोग को देख के किया है। तो ऐसा प्रयोग होता था, इसलिए लिखा है। तो गणिका बोलेगी और कलाकार बोलेंगे और शिल्प कार्य जो करते हैं। देखिए, शिल्प कार्य का क्या अर्थ होता है? स्कल्पचर्स ही नहीं होता, वो एक प्रकार के शिल्पी हैं। दोज हु आर आर्टिजेंस। अब आर्टिजेंस में भी कैटेगरी होंगी। एक आर्टिजन वो होता है वो खाली ठुक 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 करता है, और एक आर्टिजन वो होता है जो क्रिएट करता है। हाँ, आर्किटेक्ट। तो जो ठुक ठुक करने वाला होगा वो नहीं बोलेगा, और जो शिल्पी होगा, वास्तुकार होगा, वास्तुशास्त्री होगा, बोलेगा। क्योंकि इनको एलीट वर्ग से रास्ता नहीं रहने से उनका काम चलेगा नहीं, गणिका का काम चलेगा नहीं। कॉनोसियर से बात नहीं कर सकेगी तो बात बनेगी नहीं। एग्जैक्टली। बोलेगी, प्राकृत भी बोलेगी और संस्कृत। संधि विग्रह संबंधम तथा च प्राप्त वाग्गतिम गृहन क्षत्र चरितम खगानाम ऋतमेव च सर्वमेतत्तु विज्ञेयम काव्यबंधे शुभाशुभम। तो ये आगे उन्होंने बात की कि किस तरह से, ये मुझे लगता है ये कहीं से गलत श्लोक आ गया है इस एडिशन में, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। हाँ, ये है क्रीडार्थम सर्वलोकस्य प्रयोगे च सुखाश्रयम कलाभ्यास आश्रयम चैव पाठ्यम वेश्यासु संस्कृतम। तो दूसरा श्लोक उसी चीज़ को, कला उपचार ज्ञानार्थम क्रीडार्थम पार्थिवस्य च निर्दिष्टम शिल्प कार्यस्तु नाटके संस्कृतम बचा। तो ये रिपीटिशंस हैं लार्जली। अब देखिए वो बातें हैं, मनुष्याणाम कर्तव्यम कारणार्थ्यम व्यपेक्षया
सर्वासु ही शुद्धासु जातिषु द्विज सत्तमः। अब वो कहते हैं कि जहाँ आपको काव्य लिखना हो, यानी भाषा का प्रयोग काव्य के लिए करना हो, तो क्या करें आप? शौरसेनीम समाश्रित्य भाषाम काव्येषु योजयेत। तो यहाँ आप संस्कृत का प्रयोग नहीं करेंगे, आप शौरसेनी का प्रयोग करेंगे। अथवा छंदतः कार्य देश भाषा प्रयोक्ति भी, और देश भाषाओं का प्रयोग करेंगे। नाना देश समुत्थम ही काव्यम भवति नाटके। काव्य नाटक के अंदर अलग अलग देशों से उनकी भाषाओं में आएगा। अब देखिए उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं हैं, प्राकृत कौन कौन सी? मागधी अवंतिजा प्राच्या शौरसेनी अर्धमागधी बाह्लिका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता। ब्रॉड 7 कैटेगरीज की हैं, ऐसा नहीं है कि और इससे ज़्यादा होंगी नहीं। ये तो कॉमन सेंस है कि बहुत सारी भाषाएं रही होंगी, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे मेजर भाषा है, हाँ, तो मागधी, अवंतिजा, मागधी का मतलब मगध की, बिहार, अवंतिजा अवंती क्षेत्र यानी ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच की, प्राच्या, प्राच्या यहाँ ईस्ट से मतलब नहीं है, ये नॉर्थ की है। शौरसेनी, शौरसेनी नॉर्थ से मतलब है हरियाणा, कश्मीर इत्यादि, ये वहाँ की प्राकृत की बात हो रही है। शौरसेनी अर्धमागधी, तो मागधी और अर्धमागधी में काफ़ी अंतर है। और आगे चलकर अर्धमागधी का नाम जी, शौरसेनी, हाँ, शौरसेनी का अर्थ हुआ जो ये गुजरात इत्यादि और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के बीच का प्रदेश है, इसमें वो आज शाम को मैं आपको वो मैप लाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये अधिकांश देशज भाषाएं हैं, यानी जो नाम देश के हैं, प्रदेशों के हैं, उनके ऊपर है। और ये 7 कैटेगरीज उन्होंने की। हाँ, दाक्षिणात्य यानी दक्षिण पथ की भाषाएं जो हैं। फिर वो कहते हैं कि शकार, आभीर, चांडाल, शबर, द्रमिड़, आंध्रजा। अब ये बताते हैं शकार यानी जो ऐसी भाषाएं जिसमें श का प्रयोग बहुत है। आभीर, आभीर रीजन जो है आज पाकिस्तान की तरफ का रीजन हुआ। फिर जातिवाचक चांडाल, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारे भारतवर्ष के चांडाल अलग ही एक ही भाषा बोलते होंगे, लेकिन कुछ प्रमुख ऐसा होगा। चांडाली एक पूरी भाषा रही है तो इसलिए। और शबर, द्रमिड़, 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 द्रमिड़ इज द प्रोटोटाइप फॉर तमिल, बाद में वो तमिल हो गई, बट दैट रीजन। और आंध्रजा belonging to what is Andhra Pradesh, or even then was Andhra Pradesh. हीना वनचरेणाम च विभाषा नाटके स्मृता। तो भाषाएं बताई और अब विभाषाएं बताई, मतलब हैं तो वो भाषाएं, लेकिन विभाषा वी लग के मतलब हुआ एक सेपरेशन, कैटेगरी का सेपरेशन हो गया। तो ये सब है। फिर वो कहते हैं मागधी तु नरेंद्राणाम अंतःपुर समाश्रया। अब I give you the name, the number, but you know it's useless because all kinds of editions vary the number. You can write down 49 here, but
if you look for another edition, you will not find the same number. Research in the same chapter and coming out. Yeah, the 17th chapter. So whichever edition you go for, try to figure it out in the 17th. Magadhi tu Narendranam Antahpur Samashraya. Now, if you are going to represent a scene in which the Antahpur of the kings, the harem of the kings is depicted, then use the language Magadhi. चेटानाम राजपुत्रानाम श्रेष्ठीनाम च अर्ध मागधी. और नौकरों के लिए राजपुत्र से मतलब ये है, राजपुत्र का मतलब क्या होता है? नो, राजपुत्र का अर्थ होता है, इसीलिए बाद में राजपूत के लिए उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा, दोज हु वर नॉट फॉर्मली लीगली द heirs, who were born out of courtesans or out of concubines or out of illegitimate. But then they lived in the palace. They had a status. Then Prachya Vidushakadinam. So the Vidushak will speak Prachi. I mean, the servants and the Rajaput. क्या बोलेगा? Prachya. हाँ, Ardhamagadi. The answer to your question is Ardhamagadi. Ardhamagadi. Dhurtanam api avantija. लेकिन विदूषक तो संस्कृत बोल रहा है. नहीं जी, कहीं नहीं बोल रहा, कभी नहीं बोल रहा. विदूषक तो हमेशा प्राकृत ही बोलेगा. बोला संस्कृत तो पूरे नाटक में 2-4% है. अगर टोटल प्रोडक्शन देखा जाए तो 2-4%, 5% से ज़्यादा संस्कृत है ही नहीं, सब प्राकृति. विदूषकादीनाम धूर्तानाम अपि अवंतिजा. तो जो धूर्त हैं, यहाँ धूर्त से अर्थ मतलब चंट लोग नहीं है, बट धूर्त वॉज ए कैटेगरी. धूर्त वॉज ए कैटेगरी ऑफ a kind of a no, not well, it was not a courtier, but somebody who lived in the royal palace and in the courtesan house. So it was a category of people who occupied a certain employment. उनको employment मिला जाता था, वो धूर्त कहलाते थे. They could be bawds also, दलाल भी हो सकते थे, वो जुआरी भी हो सकते थे. हाँ, they could be eunuchs. हाँ, can we call them? Shata. Shat. No, that's different. Shakar and Shatha, that is a different character. Nayakanam Sakhinam cha Shuraseni Avirodhini Yaudhanagarakaadikanam Dakshinatya Atha Divyatam. So for generals, so maybe there was a time when the brave, the great generals came from the south. You see, this is all according to certain locations and certain times, largely. Yaudhanagarakaadina, I mean for the armed forces. Bahalik Bhasha Udicyanam, for those who come from, let us say, Punjab area or northwest frontier, you will use Balik. Khasanam cha Swadeshaja, and Khas will speak their own language. Shakar Ghoshakadinam to Aswabhava Yoganaha Shakar Bhasha Yoktavya Chandali Pula Kasadishu.
So there were other languages of very specific to certain tribes, to certain people who represented those or who came from those tribes. अंगारकारक व्याध काष्ठ यंत्रोपजीविनाम योज्य शकार भाषा तु किंचित वन औकसी तथा. So there was a language called Vanaukasi, people who lived in the forest. They would use a bhasha which would have lots of sha in it, shakar bhasha. And people who were angarakar vyadh, hunters of birds, etc. Gaj ashwa उष्ट्र आदि घोषक स्थान निवासिनाम, फॉर देम आभीरी शाबरी और द्रामिड़ी. दिस इज द लैंग्वेज विच यू विल यूज. देन ही गिव्स मागधी फॉर सर्टन अदर कैरेक्टर्स. न बरबर के रात आंध्र द्रमिड़ादि जातिषु नाट्य प्रयोगे कर्तव्यम काव्य भाषा समाश्रितम. Now for these people you will not use poetic employment. So these people will not speak poetry. They will not speak padya, because in classical drama there was use of gadya and use of padya. Anyway, so then he goes on to give all kinds of other classification, that in India there are people who speak languages with lots of oo in it, like even now Telugu. So Telugu, when they say here is my servant, then say servant too. They put an oo. And the Bengalis, they put o. So he goes on to define that. Okar bahula, shakar bahula. He gives description of it. It's a very detailed description. कितना डिस्टिंक्ट और कितना डिटेल्ड है कि यहाँ के लोग हों तो ये बुलवाइए, वो ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं. एवं भाषा विधानम तो मया प्रोक्तम. इस तरह से ये भाषा विधान है. और फिर वो आगे कह देते हैं, देवानाम अपि ये देवा महात्मनो महर्षया भगवन्नाति ते वाच्य यास्तेषाम योषितस्तदा देवालिंग. एनीवे, दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आर गिवन. तो ये सर केवल डॉक्यूमेंटेशन है या रिकमेंडेशन भी? देखिए, इनका मतलब ये है, आपका मतलब ये कि क्या ये प्रिस्क्रिप्टिव है या ये डिस्क्रिप्टिव है. ओके, नाउ let me just say something in general, and then we'll argue. The common misconception is the Shastra